दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। यानी वो लाल किले की उस घटना का जिक्र कर रहे थे जो 26 जनवरी को किसान परेड के आयोजन के समय घटित हुई थी। तिरंगे का अपमान बताने वाले क्या भूल गए हैं कि सितंबर 2017 में जब जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे तो वो गुजरात भी गए थे, आपको याद हो तो। उसी दौरान अहमदाबाद के हाईवे पर बीजेपी का झंडा राष्ट्रीय झंडे के ऊपर लहरा रहा था। आपको याद है? शायद भूल गए होंगे। अगर नहीं भी भूले तो आपको सबूत चाहिए होगा। हाँ, हम सबूत आपको पेश करते हैं। देखिए, ये सबूत देखें आप पहले। दूसरी बात, क्या लाल किले पर तिरंगा उतारकर निशान साहब का झंडा लगाया गया था? इसका कोई प्रमाण नहीं है। निशान साहिब के जिस झंडे पर बवाल किया जा रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनको यह समझना जरूरी है, यह निशान साहिब का फ्लैग 26 जनवरी की परेड में भी पंजाब की झांकी पर लहराया गया था। क्या आपने देखा था या नहीं? शायद नहीं देखा होगा। चलिए, इस झंडे को भी आप 26 जनवरी की 2021, जहां पर प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पूरा कैबिनेट और मेहमान मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में यही निशान साहिब का झंडा यहां भी फहराया जा रहा है। इसको भी आप एक बार जरूर देखें। और अब इसी के साथ यह भी देखें कि जिस निशान को लाल किले पर लगाए जाने से देश नाराज है, उस निशान को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने माथे पर सजाए हुए हैं। पीएम मोदी के माथे पर जो निशान लगा हुआ है उसकी कोई तो इंपॉर्टेंस होगी या नहीं होगी? हालांकि जिस झंडे और निशान का जो मकाम है वो वही होना चाहिए। हमारा कहना यह है कि निशान साहिब का जहां मकाम है वो वहां होना चाहिए और तिरंगे का जो मकाम है वो वहां होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन जब गणतंत्र या स्वतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहराया जाता है, तब भी देश को गुस्सा आता है और जब काल्पनिक महात्मा गांधी को गोली मारकर उनको लोहलुहान किया जाता है और उनके कातिल की जय का नारा लगाया जाता है, तब भी देश बहुत दुखी होता है कि नहीं होता है? आप बताएं दोस्तों, क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता है? हिंद की आन बान शान और देश की आजादी का प्रतीक तारीखी इमारत लाल किले पर 26 जनवरी को निशान साहिब का झंडा फहराए जाने की घटना को जिस ग्रुप ने अंजाम दिया उसका नाम द्वीप सिद्धू है। ये सब अब जानते हैं। इसके फोटो आम हो गए हैं, वायरल हो गए हैं उनकी वो वीडियोस और वो सेल्फीज। इसके अलावा पूरी दिल्ली में लाखों किसानों का मार्च, आपको याद होगा कि जारी था। वहां कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। 90% जो आंदोलनकारी थे वो बड़े सुकून के साथ अपनी रैली को अपने रूट पर, तयशुदा रूट पर निकाल रहे थे। सरकारी या निजी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, किंतु लाल किले में घुसकर जो तांडव किया गया वो बड़ा अजीब है, बहुत दयनीय है और वाकई दुखद है। उसको देखकर रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो जो तांडव वहां हो रहा था वो किसकी मौजूदगी में हो रहा था? आपको याद होगा कि वो हजारों पुलिस कर्मियों की निगरानी में हो रहा था, उनके सामने हो रहा था। ये तांडव कोई छुपकर रात के अंधेरे में नहीं हो रहा था, दिन के उजाले में हो रहा था। आपको याद होगा कि उस लाल किले के दरवाजे जो आसानी से वीआईपीज के लिए भी नहीं खुलते हैं, इन आंदोलनकारियों के लिए खोले जा रहे थे और आंदोलनकारी उस दरवाजे से घुसकर ऊपर पहुंच रहे थे और प्राचीर पर पहुंचकर निशान साहिब के झंडे को फहरा रहे थे। वो फहराया जाता या नहीं फहराया जाता ये एक अलग बहस है, लेकिन उसको फहराया किसने दिया गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस प्रकार किले के अंदर तोड़फोड़ मचाई गई वो बहुत इत्मीनान से किया गया तांडव था। 30,000 पुलिस
कर्मियों के, जवानों के बीच ये तांडव बिना सपोर्ट के संभव न था। हम आप ही से पूछते हैं, शायद आपका जवाब भी ना में होगा। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी और अमित शाह के साथ दिखने वाले द्वीप सिद्धू किसानों के आंदोलन से जुड़े थे और मीटिंगों में भी शरीक हो रहे थे, साथ साथ थे। जब सिद्धू के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना था, उनसे जब पूछा गया कि भाई ये सब क्या है, तो उनका कहना था कि उनके किसान विरोधी रवैये को देखकर हमने उनको अपने मोर्चे से 3 महीने पहले ही अलग कर दिया था। ये किसान नेताओं का कहना था, संयुक्त मोर्चा किसान नेताओं का। किंतु उसके बावजूद वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर अनवांटेडली जुड़े रहे। और इसी तरह पन्नू ग्रुप के बारे में भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बताया। यहां किसान नेताओं से एक चूक हो गई। अगर उनको सिद्धू और पन्नू ग्रुप की गतिविधियों पर शक था तो उसको ऐलानिया तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान करना चाहिए था कि, और देश को बताना चाहिए था कि ये ग्रुप संदिग्ध हैं, किसान विरोधी हैं, लिहाजा इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। किंतु संयुक्त मोर्चा ऐसा न कर सका। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी जी के साथ द्वीप सिद्धू की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, यदि उस पर बीजेपी को किसी तरह का कोई ऐतराज है या वो उसको अलग करना चाहते हैं, इस तस्वीर को, इस वायरल तस्वीर को, इस पूरे आंदोलन से, तो उनको भी तुरंत आधिकारिक बयान देकर यानी इसको साबित करना चाहिए था कि इस व्यक्ति से हमारा या हमारी पार्टी या हमारे हाईकमांड का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। खबर लिखे जाने तक बीजेपी की तरफ से इन तस्वीरों पर कोई बयान अभी तक तो नहीं आया है, जो देश की जनता के बीच चर्चा का एक विषय बना हुआ है। जनता जानना चाहती है क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से दीप सिद्धू, जिसने झंडा वहां फहराया निशान साहिब का, उसका क्या रिश्ता है कि नहीं है। इसको यानी बीजेपी को क्लियर करना चाहिए और उसको भी इस बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यानी बात को साफ करना चाहिए। यहां 2 सवाल बहुत अहम है। एक तो ये कि इस पूरी घटना की जवाबदेही किसकी होगी, सरकार या किसान नेताओं की। वैसे लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। सबसे पहले सरकार को, खास तौर से गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी और सरकारी संवैधानिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरा सवाल, इसका लाभ किसको होगा, यानी इस पूरी के पूरे प्रकरण का लाभ किसको हो रहा है, सरकार को या किसानों को। आपने देखा किसानों को इससे फौरी तौर पर नुकसान हुआ। लोगों में एक भावना बनी, एक नैरेटिव बन गया कि किसानों का जो अमल 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड के दौरान था वो वास्तव में देश के हित में नहीं था। तो उसके बाद जो नैरेटिव बना 27 तारीख को, 26 तारीख को, फिर 27 तारीख को सिंगू बॉर्डर और तमाम बॉर्डर्स पर जहां किसान आंदोलनकारी थे उनके साथ जो बर्ताव हुआ, जो देश में एक नैरेटिव बना, वो सब आपने और हमने देखा। ये अलग बात है कि वो नैरेटिव लगभग 30 घंटे के अंदर बदल भी गया। इन दोनों सवालों का जवाब आपको ही देना होगा, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में फैसला करती है। वोट के द्वारा फैसला जब होगा, लेकिन आज आपका फैसला कमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। हमें इंतजार है कि आपका क्या फैसला है। जिस तरह किसान आंदोलन के 2 माह के काल में सरकार द्वारा इस आंदोलन को खत्म करने की स्ट्रेटेजी अपनाई गई, चाहे वो लाठीचार्ज हो, ठंडे पानी की बौछार हो या फिर आंसू गैस वगैरह के गोले जो छोड़े गए, वो सब कुछ आंदोलनकारियों के बीच फूट पैदा करने के लिए वहां तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। शराब पिलाकर वहां लोगों को भेजा गया, वहां पर कुछ लड़कियों को भेजा गया। ये सारे के सारे हथकंडे उन तमाम आंदोलनकारियों के बीच किए जा रहे थे जो वहां के नेताओं ने हमें बताया। उसके बाद बातचीत के लिए किसानों को बुलाना, बार बार बुलाकर अपनी पुरानी बात पर कायम रहना, ये सब बातें किस तरफ इशारा करती हैं? वहीं जहां आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वहीं। अलबत्ता 10वें दौर की बातचीत में तीनों कानूनों को 1.5 वर्ष तक पेंडिंग करना, ये किसी हद तक किसानों के लिए एक राहत का कदम था, जिस पर उनको शर्त के साथ, यानी किसानों को शर्त के साथ विचार करना चाहिए था और उसको मान लेना चाहिए था और इस प्रपोजल को स्वीकार करके बातचीत जारी रखनी चाहिए थी। हालांकि किसान इस बात पर एडमेंट रहे कि उनको तीनों बिल वापस ही लेने होंगे, यानी सरकार को रिपील कराना उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है।
लेकिन बातचीत के माहौल में किसान आंदोलनकारियों को बिना सबूत के आतंकी, खालिस्तानी और नक्सलाइट कहना, अर्बन नक्सल कहना, ये कहाँ की तुक है। बातचीत का सिलसिला भी जारी है और इस तरह से इन किसान आंदोलनकारियों को ये सब कुछ उनके ऊपर लांछन भी लगाया जा रहा है। एक और बातचीत का न्योता, दूसरी ओर उन पर इस किस्म के इल्जामात। ये अमल दूरियों को बढ़ाता है, नजदीकियां नहीं लाता। और अगर वाकई ये खालिस्तानी थे तो सरकार फिर लगातार इनके साथ बातचीत किस बुनियाद पर कर रही थी? ये सवाल तो पूछना ही होगा। जनता इस सवाल को पूछ रही है। 26 जनवरी को जो जत्था खालिस्तानी झंडे को फहराने लाल किला पहुंचा, सो कॉल्ड खालिस्तानी, वो बकौल किसान विरोधियों के वो बीजेपी आला कमान के करीबी दोस्त होने के प्रमाण को दर्शाता है। 27 जनवरी को सिंधु बॉर्डर, जहां 2 किलोमीटर तक जबरदस्त सिक्योरिटी चेकिंग थी और पुलिस का बड़ा इंतजाम किया गया था, वहां किसानों के तंबुओं को उखाड़ फेंकने का काम किसने किया? ये वो 200 लोग थे जो बराबर के गांव से निकलकर वहां जबरदस्त सिक्योरिटी के बावजूद आंदोलन के बीच पहुंच गए थे और उन्होंने वहां बाकायदा पथराव किया, उग्र हो गए और फिर वहां जो कुछ हुआ वो आपने देखा। दूसरी बात यह है कि जो काम सरकारी एजेंसीज का है वो गांव के दंगाई क्यों कर रहे हैं? ये लोग जो अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, जो पुलिस का इंतजाम लोग, सिविल लोग हम देख रहे हैं कि अपने हाथों में लेते नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अजीब बात यह है कि ये लोग कभी पुलिस की वर्दी में आ जाते हैं, कभी पुलिस की वर्दी उतारकर ये सादा लिबास में आ जाते हैं। तो ये भी सवाल देश की जनता इस समय पूछ रही है और ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में आपने देखा होगा कि ये आंदोलनकारियों के बीच बिना नंबर की प्लेट की गाड़ी में 2 पुलिस अधिकारी किसान आंदोलनकारियों के जत्थे के बीच में घुस आए और उनसे जब पूछा गया बार बार कि भाई आप कौन हैं, आपकी नंबर प्लेट क्यों नहीं है, तो उन्होंने अपनी पहचान भी बताने से इनकार किया और वो उससे कतराते रहे और उन्होंने उस नंबर प्लेट की तफसील बताने से भी अब इनकार किया और कहा कि लगा ली जाएगी, नई गाड़ी है, अभी निकाल कर आए हैं। जबकि आप सब जानते हैं कि गाड़ी अब आपको जब भी डिलीवर होती है जब उसका नंबर प्लेट लगा दिया जाता है। ये सब सवाल हैं जो सरकार से जनता कर रही है, लेकिन जब सवाल जनता और पत्रकार पूछते हैं तो उन पर इल्जामात लगाकर जेल की राह दिखाई जाती है। ऐसे में बड़े किसान नेताओं को नोटिस भेजना, उनके खिलाफ FIR करवाना, ये सब अंग्रेज साम्राज्यवाद की याद नहीं दिलाता आपको? तीनों कृषि कानूनों का बुनियादी सिलसिला ही किसान विरोधी होने का सबूत देता है। जिस तरह सदन में इस कानून को एक अध्यादेश लाकर पास कराया गया, आनन फानन इसको लाया गया, इससे जो है इन कानूनों की जनता विरोधी होने की यानी किसान विरोधी होने की भी बू आती है। किसान नेताओं से या विपक्ष से इस बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। बड़ौद में अब आप देखिए आज जो हालात पेश हुए, ये सब कुछ तो हो रहा है, ये सब चल रहा है। आज बड़ौद में जो है महाखाप पंचायत बुलाई गई है। ये किसानों का जबरन धरना प्रदर्शन खत्म कराए जाने के विरोध में एक रैली आयोजित की गई। बताया गया कि पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और वहां किसानों पर लाठीचार्ज किया। इससे जो गुस्साए किसान थे उन्होंने जो यूपी पुलिस तथा सरकार को होश में रहने की सलाह दी, उनके खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद फिर उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए गए। लेकिन आज हजारों किसान आसपास के जिलों और तहसीलों से आकर जमा हो गए और उन्होंने वहां यानी यूपी सरकार और यूपी पुलिस को होश में रहने की सलाह दी है और कहा है कि ये देश किसानों का देश है, इसको बनियों और लालाओं का और पूंजीवादियों का देश बनाने का ख्याल भी जहन से निकाल दें, वरना इसके नतीजे बुरे होंगे। यह वहां के नेता बात कर रहे थे स्टेज से, ये उनके बयान है। किसान नेता यहां दिल्ली के आंदोलन को मजबूत करने पर भी चर्चा कर रहे थे इसी खाप पंचायत में। महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ उमड़ी थी, इसकी वीडियो भी आप ये देख सकते हैं। मथुरा की भी देखी और मुजफ्फरनगर का तब ऐसी हो जा भी रहे थे। मैंने कहूँ यहाँ तो कभी देखने कभी खाने को है हमारा और लक्ष्मती ने की उसको तो रोज देख सके। मैंने कहूँ गाजीपुर कोई दागने तो दबता हो
इस आंदोलन को जब तक जारी रखने का फैसला किया है जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं हो जाते। हालांकि तीनों बिल वापस लेना अब सरकार के लिए बहुत मजबूरी की बात है। शायद उनकी नाक का भी सवाल है, पहले भी था, आज भी है और रहेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। कानून बनाकर वापस ले लेना ये हमारी सरकारों की नाक कटने के बराबर ही है। टिकैत जो है राकेश टिकैत, वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो है सरकार और प्रधानमंत्री को भी झुकने नहीं देंगे, लेकिन हम अपने तीनों कानूनों को वापस कराना चाहते हैं। ये कैसे होगा ये देखना अभी बाकी है। उधर सिंघू बॉर्डर पर जो है वो किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 186 और 323 और 353 के तहत जो है आरोप दर्ज कर दिए गए हैं और उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने वहां पर मौजूद तैनात एसएचओ के साथ जो है अभद्रता की थी, ये आरोप है उनके ऊपर। जबकि इस पूरे मामले में उनकी पत्नी का कहना यह है कि जिस तरह 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी उनके साथ यानी उनके पति के साथ व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं, उससे आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि यहाँ अभद्रता कौन कर रहा है, कौन किस पर जुल्म कर रहा है। उसकी एक वीडियो भी जारी हुई है, वो वीडियो भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये साइड में स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये साइड स्क्रीन पर इनकी एक वीडियो चल रही है। उनका कहना था, यानी उनकी पत्नी का कहना यह है, पुनिया की पत्नी का कहना यह है कि ये दमनकारी नीति के तहत पत्रकारों के खिलाफ एक षड्यंत्र है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। इससे याद रहे कि आंदोलनकारियों को कवर करने वाले पत्रकारों के खिलाफ लगातार इससे पहले भी जो है वो लगातार सरकार पुलिस के जरिए प्रेशर बना रही है। इससे पहले भी धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुलिस ने धर्मेंद्र को आज सुबह लगभग 5:30 बजे जो है छोड़ दिया। इसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त ने की है। ये हालात को आपके सामने रखें और आपकी हमें राय जानना चाहिए, क्योंकि अब फैसला आपकी अदालत में यानी जनता की अदालत में है। तो हमारा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर लाइक करके और अपने चैनल टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं और कमेंट बॉक्स में नीचे अपना कमेंट जरूर डालें। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।